सभी को नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे डेविस एवं पैंक का तुलनात्मक अध्ययन। क्योंकि इससे पूर्व हमने डेविस का अपवर्तन चक्र का अध्ययन कर लिया था और पैंक का अपवर्तन चक्र बेसिकली है क्या, और पैंक के अपवर्तन चक्र का हम आलोचनात्मक परीक्षण भी इसके साथ करेंगे। तो कई बार प्रश्न इसमें ये भी पूछ लिया जाता है, डेविस एवं पैंक के यानी अपवर्तन चक्र में क्या विविधताएं थी, उसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो उसके अंदर भी हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम देखेंगे भी कल जो हमने अध्ययन किया था पैंक का अपवर्तन चक्र। तो देखिए, जर्मन भूगोलवेत्ता पैंक ने अपना जो प्रतिस्थापन मॉडल दिया था वो डेविस के जो अपवर्तन चक्र था उसके अगेंस्ट के अंदर इसने दिया था, क्योंकि अमेरिकन भूगोलवेत्ता था, पूंजीवादी का समर्थक था, ये पैंक साम्यवादी था। और दोनों ने जब एक ने सिद्धांत दिया तो दूसरे ने इस सिद्धांत के अंदर कमियां निकाली। तो पैंक ने मुख्य रूप से क्या है यानी अपनी पुस्तक 1924 में लिखी, उसमें यानी अपना जो ये अपवर्तन चक्र मॉडल प्रतिस्थापित मॉडल पैंक ने दिया। उन्होंने बताया, इससे पूर्व डेविस ने कहा था कि कोई भी स्थलखंड है वो तीन कारकों संरचना, प्रक्रम, अवस्था का प्रतिफल होता है। तो पैंक ने मुख्य रूप से कहा कि नहीं, ये जो अपवर्तन चक्र है ये मुख्य रूप से निर्भर करता है कि उत्थान तथा अपवर्तन, जिसको उन्होंने उपयोग किया निम्नीकरण। उत्थान तथा निम्नीकरण की दर पर निर्भर करता है कि वो स्थलखंड कितना ऊंचा है, कितना उसका मुख्य रूप से यानी अपवर्तित हो चुका है। इसके बाद यानी क्योंकि पैंक ने यानी जो इसकी जो अवस्थाएं हैं, इस अवस्थाओं पर भी मुख्य रूप से क्या है सवाल उठाए। उन्होंने कहा अवस्थाएं होती नहीं तो क्या होती है, प्रावस्थाएं होती है। और प्रावस्थाओं को उन्होंने एंट्यूक्लूम शब्द से मुख्य रूप से क्या है संबोधित किया है, जिसका तात्पर्य विकास। विकास की तीन प्रावस्थाएं होती है और उसके बाद 5 चरणों में जाकर है वो ये जो मॉडल है वो आगे जाकर चलता है। तो उन्होंने कहा कि प्रावस्थाएं कौन सी है, आपस्थितिक एंट्यूक्लूम बढ़ती दर से विकास, जिसमें प्रथम और द्वितीय चरणों को इसने शामिल किया है। गलिफॉर्मिंग एंट्यूक्लूम समान दर से विकास, जिसमें इसने तृतीय चरण को शामिल किया है। आपस्थितिक एंट्यूक्लूम यानी घटती दर से विकास। तो इस प्रकार यानी ये जो मुख्य रूप से 3 प्रावस्थाओं से होते हुए 5 चरणों से होते हुए अंत में है वो अपवर्तन चक्र है, वो इंटरप्ट मैदान के अंदर कन्वर्ट मुख्य रूप से क्या है हो जाता है। तो कल हमने इन 3 प्रावस्थाओं का अध्ययन कर लिया था। आज जो हम 5 चरणों का अध्ययन है वो सर्वप्रथम करेंगे। तो यानी जो प्रथम चरण है ये वाला, इस चरण के बारे में डेविस ने कहा कि उत्थान व अपवर्तन है वो क्या है साथ साथ चलते हैं, और अपवर्तन की अपेक्षा क्या उत्थान अधिक होता है, जिसके कारण क्या है भूखंड का यानी वृद्धि होना जारी रहती है। तो प्रथम अवस्था में उत्थान व अपवर्तन साथ साथ चलते हैं और अपवर्तन की अपेक्षा उत्थान ज्यादा होता है। इससे पहले डेविस ने कहा था कि उत्थान के समय अपवर्तन नहीं होता, जहां इसने इसका तोड़ निकाला है और उसने मुख्य रूप से बता दिया कि उत्थान अपवर्तन साथ साथ चलते हैं। द्वितीय जो चरण है, द्वितीय चरण में डेविस ने मुख्य रूप से यानी क्या बताया कि इस चरण में उत्थान अपवर्तन समान रूप से सक्रिय रहते हैं। परिणाम स्वरूप घाटियां क्या होगी, यहाँ पर चौड़ी होती जाती है और गहरी होती जाती है। यानी प्रथम चरण में तो यानी घाटी का या निचली घाटी का लंबवत अपवर्तन होता है, वहीं द्वितीय चरण में नदियों की संख्या ज्यादा होने के कारण पार्श्वीय अपवर्तन भी होता है, जिसके कारण घाटी चौड़ी और गहरी होती जाती है। इसके बाद
जो तरकीब चरण की बात करता है, क्योंकि उन्होंने पैंक डेविस के प्रत्येक यानी मुख्य रूप से घटक की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 3 अवस्थाएं होती है, यानी 3 विकास या प्रावस्थाएं होती है, और उसमें भी मुख्य रूप से 3 अवस्था नहीं 5 चरण होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने तीसरे चरण के बारे में बताया कि उत्थान व अपर्दन के अंदर यानी प्रतिस्पर्धा रहती है, जिसके कारण क्या है, जो ऊपरी वक्र तथा निचले वक्र में पृष्ठीय अंतर आ जाता है। देखिए ये वाला वक्र है और इस वक्र के अंदर ये धीरे धीरे नीचा होना प्रारंभ हो जाता है, तो इनमें अंतर आ जाता है। ऊपरी भाग लगभग यानी सपाटी अवस्था से होता हुआ नीचे यानी चौथे चरण की तरफ प्रवेश कर जाता है, और चौथे चरण में इसने डेविस ने बताया कि इस अवस्था में उत्थान की दर क्या है, स्थिर पड़ जाती है। डेविस कहता है 3 चरणों तक तो उत्थान यानी सक्रिय रहता है, लेकिन चौथे चरण में आके बिल्कुल स्थिर पड़ जाता है, क्षीण हो जाता है, और अपर्दन की गति प्रभावी रहती है, अपर्दन जारी रहता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, घाटियां यानी गहरी होती जाती है, जो दोआबी क्षेत्र होता है नीचा होने लगता है। दोआब क्या हो, 2 नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र यानी दोआब नीचा होने लग जाता है और घाटी गहरी होने लगती है। कौन से, चौथे चरण के अंदर। और चौथे चरण को गलिफॉर्मिंग यानी इसके समान दर से विकास के रूप में भी संबोधित किया। इसके बाद आवर्ती जिंदे यानी इंटुक्लून यानी घटती दर से विकास के अंदर 5वें चरण में इसने बताया कि यानी उत्थान के साथ साथ अपर्दन भी स्थिर क्षीण हो जाता है, यानी उत्थान चौथे चरण में स्थिर हो गया था, यहाँ अपर्दन भी मुख्य रूप से धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, और दोनों का पृष्ठीय अंतर घटता जाता है, पृष्ठीय अंतर धीरे धीरे घट जाता है, और अंत में भूखंड है वो यानी एंड्रफ मैदान के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ जो छोटी छोटी यानी जो पहाड़ियां बिखरी हुई दिखाई देती है, जिसमें यानी डेविस ने मोनोडॉक नाम से संबोधित किया। इन्होंने कहा मोनोडॉक नहीं बनती, इसमें तो हिंसेनबर्ग का निर्माण है वो प्रमुख रूप से होता है, लेकिन दोनों एक जैसा ही यानी प्रारूप इसके अंदर बनता है। वहीं दूसरा यदि हम देखें, डेविस ने मुख्य रूप से क्या है, उत्थान के प्रारंभ में क्या स्थिति थी नहीं बताया, लेकिन यहाँ बताया कि पारंपरिक मैदान होता है जो आकृति विहीन समतल तटीय क्षेत्र मुख्य रूप से क्या है होता है, वहां से यानी भूखंड का उत्थान प्रारंभ होता है, और ये 3 प्रावस्थाओं 5 चरणों से होता हुआ अंत में एंड्रफ मैदान में कन्वर्ट इसके अंदर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो पैंक का जो अपर्दन चक्र है उसका मूल्यांकन की बात करते हैं, तो चूंकि जो पैंक था उसके डेविस के मॉडल के बाद दिया, जब पैंक का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद यह सिद्धांत है वो यानी ब्रिटिश भूगोलवेताओं ने इसका जब मुख्य रूप से अमेरिकन भूगोलवेताओं ने जो, क्योंकि ये जर्मन भाषा में था, जर्मन भाषा से इंग्लिश में अनुवाद हुआ तो इसका सही अनुवाद नहीं हो सका। दूसरा जो पैंक का जो मॉडल था ध्रुव जर्मन भाषा के अंदर प्रकाशन होने तथा अंग्रेजी अनुवादकों के द्वारा इनका गलत अनुवाद के कारण यह जो मॉडल है ज्यादा विख्यात नहीं हो पाया था, और जो पैंक का जो स्थलाकृतियों के विकास के संबंधी जो मॉडल की प्रारंभ के अंदर सही व्याख्या है इसके अंदर नहीं हो पाई थी। दूसरा यदि देखें, पैंक का जो मॉडल की अमेरिका के अंदर उसी प्रकार से निर्ममता से उसकी आलोचना हुई जिस प्रकार डेविस की जर्मनी के अंदर जर्मन भूगोलवेताओं ने इनकी कई कमियों को मुख्य रूप से क्या है यानी निकाला। इस प्रकार यदि हम देखें, अमेरिकन भूगोलवेताओं ने मुख्य रूप से जो पैंक द्वारा जो प्रस्तावित ढालों के समानांतर निवर्तन एवं भूपटल के का जो यानी संलग्न संचलन का विरोध मुख्य रूप से किया, यानी उन्होंने बताया कि यहाँ वक्र के अंदर परिवर्तन आता है, ये यहाँ जो ढाल के संबंधित जो प्रतिस्थापन विवर्तन की जो घटना है उसके बारे में विरोध प्रकट है वो किया है। पैंक का मॉडल का अधिकांश आलोचना उनके विचारकों का अंग्रेजी में गलत व्याख्या के कारण मुख्य रूप से क्या है कि उपज थी। हालांकि इस मॉडल ने डेविस के मॉडल के अंदर बहुत सी कमियों को सुधार कर उनकी कमियों को दूर किया, और चूंकि फिर भी यह मॉडल है
डेविस की मॉडल की तरह ज्यादा लोकप्रियता को प्राप्त नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जर्मन भाषा से जब इंग्लिश में अनुवाद हुआ तो उसका सही अनुवाद नहीं हो उसका, उन्होंने कई कमियों को निकाला। यानी उन्होंने डेविस ने ये नहीं बताया कि यानी जो मॉडल है कहाँ से प्रारंभ होता है, यानी प्रारंभ पर उत्थान से होता है, आकृति विहीन समतल धरातली क्षेत्र से भूखंड उत्थान होता है, और उत्थान की दर और नवीनीकरण का यानी बने पर मुख्य रूप से इसकी स्थलाकृति का हम आकलन कर सकते हैं। इन्होंने यानी प्रावस्थाएं बताई है, इसने मुख्य रूप से चरण बताए हैं। तो इस प्रकार यानी ये हो जाता है पैंक का मॉडल। अब हम डेविस व पैंक के अपर्दन चक्र का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं डेविस व पैंक का अपर्दन चक्र की। तो अपर्दन चक्र का प्रतिपादक था कौन सा, इधर डेविस देख लेते हैं, ये इधर आ जाता है पैंक। इसलिए क्या है, यानी अपर्दन चक्र की संकल्पना सीधी सी बात है डेविस ने दी, और अपर्दन चक्र की संकल्पना दी, तो इसलिए इसका प्रतिपादक या इसका अपर्दन चक्र की संकल्पना का पिता कहा जाता है डेविस को। वहीं पैंक ने जो अपर्दन चक्र की संकल्पना के अंदर सुधार कर उसको मुख्य रूप से व्यवस्थित किया, इसलिए इसको यानी पैंक को इसका प्रतिस्थापक या इसको हम इसका अग्रज भी कह सकते हैं, या इसको मुख्य रूप से पैंक ने जो डेविस के मॉडल के अंदर कमियां थी उसको यानी विस्तारित रूप दिया इसने पैंक ने। दूसरा यदि हम देखते हैं डेविस ने अपना अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया, जिसको हम भौगोलिक चक्र के नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करते हैं पैंक ने अपना मॉडल 1824 में अपनी पुस्तक के अंदर मुख्य रूप से क्या है दिया। फिर बात करते हैं डेविस और पैंक के दोनों को रेखा चित्र देखकर हम उसका यानी अध्ययन करते हैं। यानी मुख्य रूप से डेविस ने उत्थान के बाद अपर्दन को बताया, यानी उन्होंने क्या बताया कि यानी उत्थान के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है, और उत्थान की जो अवधि होती है छोटी गति तीव्र होती है। वहीं डेविस ने क्या कहा, उत्थान व अपर्दन दोनों साथ साथ चलते हैं, और उत्थान की गति तो मंद होती है लेकिन अवधि अधिक होती है, और ये हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो फर्स्ट अंतर तो इसका ये हो जाता है। दूसरा यदि हम देखते हैं तो मुख्य रूप से क्या है, उत्थान की अलग अवधि बताई है इन्होंने, पैंक ने दीर्घ अवधि तक, यानी उत्थान प्रमुख रूप से क्या है होता है। इसके अलावा तीसरा अंतर देखना चाहे, डेविस ने मुख्य रूप से 3 यानी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था को शामिल किया है। इन्होंने कहा अवस्थाएं होती नहीं है तो प्रावस्थाएं होती है, जिसको उन्होंने जर्मन में एंटुक्लूम नाम से यानी परिभाषित किया, जिसका तात्पर्य होता है विकास। तो उन्होंने यानी 3 अवस्थाएं बताई। इन्होंने कहा अवस्थाएं नहीं प्रावस्थाएं होती है, जो विकास के जो यानी मुख्य रूप से 3 प्रावस्थाएं होती है। इसके बाद यदि पैंक ने मुख्य रूप से क्या एंटुक्लूम शब्द का प्रयोग कर दिया। चौथा यदि हम डिफरेंस देखना चाहें पैंक और मुख्य रूप से डेविस का, तो डेविस ने क्या माना कि स्थलखंड है वो किसका बनिस्पत होता है, एक तो संरचना, दूसरा परक्रम, तीसरा अवस्था का प्रतिफल होता है। डेविस ने क्या कहा कि कोई भी भूखंड है उसका संरचना परक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है, जिसको हम डेविस के त्रिकूट के नाम से भी जानते हैं। वहीं पैंक ने क्या बताया कि उत्थान व नवीनीकरण की दर का प्रतिफल होता है।
यानी उत्थान या निम्नीकरण किस गति से हो रहा है उसके आधार पर हम यानी उसके जो अपर्दन का हम आंकलन है वो मुख्य रूप से क्या है कर सकते हैं। चौथा अंतर मुख्य रूप से क्या है ये आ जाता है डेविस व पैंक के अंदर। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं डेविस का जो चक्र है इसमें 3 अवस्थाओं से मुख्य रूप से क्या है चक्र पूरा होता है। वहीं यदि हम पैंक के अपर्दन चक्र के अंदर यानी चक्र शब्द को ही उन्होंने मुख्य रूप से बताया चक्र होता ही नहीं, उन्होंने कहा चरण होते हैं। यानी उन्होंने तो बताया तीन अवस्थाओं से होकर क्या है यानी ये जो अपर्दन चक्र पूर्ण होता है, इन्होंने कहा चक्र नहीं होते यानी 5 चरण होते हैं। यानी 3 तो परावस्थाएं और उसके बाद 5 चरण होते हैं जिससे क्या है यानी ये जो मॉडल है अंत में इंटरप्ट मैदान के अंदर प्रमुख रूप से क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तो जो डेविस है अपर्दन चक्र का जो अंत है वो मानता है संप्रास मैदान जिसको हम पेरिप्लेन मैदान के नाम से भी क्या है जानते हैं। वहीं पैंक क्या कहता है कि जो अपर्दन चक्र का अंत है वो इंटरप्ट मैदान से होता है। हालांकि ये संप्रास मैदान तुल्य है, क्योंकि मैंने बताया दोनों अलग अलग विचारधाराओं के थे तो उन्होंने उनकी आलोचना की तो उन्होंने कहा ये इंटरप्ट मैदान का मुख्य रूप से क्या है निर्माण इसके अंदर होता है। जब आगे नेक्स्ट इसकी आलोचना देखना चाहें तो डेविस ने बताया कि जो संप्रास मैदान है उसमें बिखरी हुई छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं जिसको मोनोडोक नाम से मुख्य रूप से परिभाषित किया है। वहीं पैंक ने जो इंटरप्ट मैदान है उसके अंदर जो बिखरी हुई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको इन शेलबर्ग नाम से मुख्य रूप से क्या है इसको संबोधित किया है। तो इस प्रकार यदि हम देखें ये डेविस और पैंक का जो अपर्दन चक्र है उसके अंदर अंतर आ जाता है। और अंतर देखना चाहें तो डेविस ने अपने अपर्दन चक्र है उसमें समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है और वहीं पैंक ने अपने अपर्दन चक्र में समय को महत्व प्रमुख रूप से क्या है भाई नहीं दिया। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इस प्रकार हम इसका तुलनात्मक स्टडी भी कर सकते हैं कि डेविस ने अपना सिद्धांत अब दिया, पैंक ने इसमें दिया, पैंक ने इन कारकों का सहयोग माना है और डेविस ने इसका माना है। तो इस प्रकार यदि दो चीजों की यदि हम तुलनात्मक स्टडी करते हैं चाहे वो मनुष्य के व्यवहार के अंदर हो तो उसके अंदर बहुत सी कुछ चीजें सीखने को मिलती है। उसके अंदर उनके हाल चाल उसके व्यवहार के बारे में हम आंकलन कर सकते हैं। तो इसलिए अपना कंटिन्यू पढ़ाई जारी है। जो पीछे के 3 वीडियो में डेविस और पैंक के अपर्दन चक्र के डाले हैं तो उनको भी देखें ताकि ये जो डेविस और पैंक का जो अपर्दन का तुलनात्मक अध्ययन किया है उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।